हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मेमोरी यूनिट और साथ ही में हम लोग पढ़ लेंगे स्टैक एंड हीप मेमोरी के बारे में। मेमोरी यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर में, और वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, और एक कंप्यूटर सिस्टम में भी हम लोग दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक हमारा हार्ड डिस्क हो गया और एक हमारा CPU हो गया। इसी दोनों से हमारा मेमोरी यूनिट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। हार्ड डिस्क आपको भी पता है कि क्या होता है। एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, चाहे वो एक इमेज हो सकता है जो कि एक PNG या फिर JPG के फॉर्मेट में हो, कोई भी डॉक फाइल हो सकता है, कोई भी ऑडियो फाइल हो सकते हैं .mp3 फॉर्मेट में, या फिर कोई भी वीडियो फाइल हो सकता है .mp4 फॉर्मेट में, या फिर कोई भी एक प्रोग्राम हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है .cpp, तो एक C++ का फाइल हो सकता है जिसको आप सोर्स कोड भी बोलते हो। तो ये सारे डेटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं एक हार्ड डिस्क में। चूँकि यहाँ पे बहुत सारे डेटा हम स्टोर करवाते हैं, इसीलिए इसका साइज भी हम लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो जो भी आज के टाइम पे हमारे सिस्टम में स्टोरेज होते हैं हार्ड डिस्क में, वो 500 GB या फिर 1 TB होता है। तो हार्ड डिस्क को आप सेकेंडरी मेमोरी बोलते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक फाइल को ओपन करते हैं, कोई भी फाइल को। तो यदि किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग गए, डबल क्लिक किया और वो डायरेक्टली ओपन हो गया। यहाँ पे CPU पिक्चर में आता है। इस फाइल को ओपन करवाने से लेके आपको प्रेजेंट करके देना, इसमें जो भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो आप, वो एबिलिटी देना, ये सारे काम आपका कर रहा है CPU। अब वो कैसे कर रहा है ये भी हमें पता है और हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे चूंकि हम लोग मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जिक्र करते हैं। CPU में बेसिकली हमारे बहुत सारे यूनिट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट्स होते हैं। उसमें ये जो 6 है ये मेन है। फर्स्ट आपका आ जाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी आपको मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने होते हैं या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए बेसिकली ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला यूनिट है कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, ALU एंड कैशे के बीच कम्युनिकेट करवाना। कैशे मतलब यहाँ पे रैम बोल सकते हो, और साथ ही में इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना, उसको कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करना और फर्दर उसको प्रोसेस के लिए ट्रांसफर करना। ये सारे काम करता है आपका कंट्रोल यूनिट। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैशे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी को आप बोल सकते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन आप ये फिलहाल मान के चलिए कि ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी को आप प्राइमरी मेमोरी बोलते हो। और जो भी आपका टास्क परफॉर्म होता है कंप्यूटर सिस्टम में, सबसे बड़ा प्ले रोल करता है आपका कैशे। यदि इसका साइज कम हो तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। परफॉर्मेंस मतलब वो स्पीड नहीं होगा डेटा, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि रैम ज़्यादा होना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो भी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होता है वो हमारा कैशे मेमोरी होता है। तो इस वीडियो में टोटली फोकस हम लोग कैशे मेमोरी में ही करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग और यूनिट में चलते हैं। रजिस्टर है। रजिस्टर भी आप बोल सकते हो एक मेमोरी यूनिट है। ये भी छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसका यूज CPU किस वे में करता है, इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, उसको ट्रांसफर करना और कुछ डेटा को स्टोर करवा के रखना। तो ये सारे एडवांटेज हो जाते हैं। ये जस्ट ओवरव्यू है चीज़ों को रिवाइंड करने के लिए, और इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना है। मेन हमारा कंसर्न है कैशे से। अगला यहाँ पे आ जाता है बसेस। जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं हमारे CPU में, वहाँ पे सारे कंपोनेंट कनेक्टेड रहते हैं, और उनके बीच जो कम्युनिकेशन स्थापित होता है वो बसेस के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, तो वो सारे इसी का पार्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन उसी के थ्रू जाती है। और एक हो जाता है आपका क्लॉक। ये बेसिकली बताता है रेट ऑफ प्रोसेस, कि कोई भी प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है। ये गीगाहर्ट्ज में चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, और साथ ही में ये भी बताता है
कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यदि सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस सही से नहीं होगी, हमारा आउटपुट सही से नहीं आ रहा होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। हम लोग मेन आते हैं कैशे में, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में हम लोग रैम पे फोकस कर रहे हैं, रोम पे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में जो भी डेटा पड़ी हुई है उसको यदि यहाँ पे मेमोरी यूनिट में लाना है, अब यहाँ पे हम लोग मेमोरी यूनिट बोल रहे हैं, मतलब कैशे बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो मेमोरी यूनिट में लाने के लिए सारे अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो अभी हमने देखा। तो जब टास्क अच्छे से परफॉर्म हो जाते हैं तभी यहाँ से डेटा उठ के यहाँ पे आ जाता है आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं और मेमोरी यूनिट में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक कोडिंग के थ्रू समझेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम पे आपको फोकस नहीं करना है कि मैंने इसको कैसे बनाया है, बस ये मान के चलिए कि ये 2 नंबर का सम है, और सम में बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, एक मेथड लिया हुआ है कैलकुलेट के नाम से, इसको कॉल करवाया है और इसमें मैंने डेटा पास किया हुआ है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, फर्स्ट लाइन को रिमूव कर दो, ये प्रोटोटाइप है। यहाँ पे a = 10 लिया हुआ है, b 20 लिया हुआ है, और एक थर्ड वेरिएबल लिया हुआ है c। मेथड को कॉल करवाया कैलकुलेट के नाम से और दोनों को पास कर दिया a एंड b को। तो जो यहाँ पे मेथड हमने बनाया हुआ है कैलकुलेट के नाम से, यहाँ पे x पे आ गया a और y पे आ गया b। ये मैंने आपको बता रखा है C++ में भी। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया z = x + y, और यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया z। चूंकि ये int टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे प्रोटोटाइप हमने ले लिया int, यहाँ पे मेथड नेम और यहाँ पे int, int। प्रोटोटाइप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेटा टाइप लेते हैं, तो इसमें आपको फोकस नहीं करना है। फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे जब इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो मेमोरी यूनिट में क्या हो रहा होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले चूंकि ये कोड है तो कोड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इंस्ट्रक्शंस भी हमारा मेमोरी पे स्टोर रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। वो किस वे में, वो हम लोग देखते हैं। जो हमारा रैम है उसको बेसिकली हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है कोड सेक्शन, एक हो जाता है स्टैक, और एक हो जाता है आपका हीप। सबसे पहले यहां पे आते हैं कोड सेक्शन में। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम का, उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है आपके कोड सेक्शन में। तो यहां पे जो इंस्ट्रक्शन हमारा एक हो गया मेन मेथड, बेसिकली हम लोग मेथड को लेते हैं, तो एक हो गया मेन मेथड और एक हो गया कैलकुलेट, क्योंकि मेथड के अंदर ही हमारे सारे आ जाते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक यहां पे क्रिएट कर लिया मेन मेथड, और इसमें क्या होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो यहां पे कोड सेक्शन में उसको हमने ले लिया। ये बेसिकली कंप्यूटर कोड के फॉर्मेट में, कंप्यूटर कोड के फॉर्मेट में आप बोल सकते हो कि 0101 के फॉर्म में, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, आप ये मान के चलिए। तो यहाँ पे एक मेन मेथड हो गया और एक यहाँ पे हो गया आपका कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न होगा स्टैक से, हीप के बारे में अभी बाद में आएंगे। जब हमारा यहाँ पे कंपाइलर कंपाइल करेगा, तो कंपाइलर कंपाइल जब करेगा तो यहाँ पे वो देखेगा वेरिएबल a b किस टाइप का है, int टाइप का। तो कंपाइल टाइम पे ही वो यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक बना देगा, और मेमोरी ब्लॉक कहाँ पे बनाएगा, स्टैक में। तो यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक हमारा बन गया। ये बेसिकली 2 बाइट का होगा, तो ये a के लिए होगा और एक होगा b के लिए। तो दोनों यहाँ पे 2-2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इन टाइप का डेटा है वो 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। वैसे आज के टाइम पे जो इन टाइप का डेटा है वो बेसिकली 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन हम लोग एजम्पशन के लिए 2 बाइट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक 2 बाइट ही कंसिडर करते आए हैं। तो यहाँ पे एक a हो गया, एक b हो गया,
मेमोरी ब्लॉक, ए में ए वाला वैल्यू स्टोर हो रहा होगा, बी में बी वाला वैल्यू। तो यदि यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए में 10 आ गया, बी में 20 आ गया। एक और वेरिएबल है यहाँ पे सी को भी यहाँ पे एक ब्लॉक मिला होगा, लेकिन यहाँ पे इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके जगह पे ले लेते हैं 10 समझने के लिए, और इसके जगह पे ले लेते हैं हम लोग 20। ये ए को प्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, और ये सी है। तो ये जो फ्रेम बना ये किसके लिए है, मेन मेथड के लिए। यहाँ पे यदि आप आओगे तो मेन मेथड में ही ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो इसी को आप बोल देते हो, ये जो फ्रेम बना यहाँ पे, इस फ्रेम को आप बोल देते हो स्टैक फ्रेम, और इसी को आप बोल देते हो एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसका, मेन मेथड का। ये टेक्निकल वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग यही है। इसी को आप बोल देते हो एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और ये किसके लिए है, मेन मेथड के लिए। आप यहाँ पे मेन मेथड लिख सकते हो। तो ये हमारे एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो गया, जहाँ पे जितने भी हमारे वेरिएबल्स थे उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो यहाँ पे देखेगा कि एक मेथड को कॉल करवाया गया है कैलकुलेट के नाम से, और यहाँ पे 2 वैल्यू पास किया गया है। तो कंट्रोल यहाँ पे उठ के चलाएगा इस मेथड के पास। तो यहाँ पे वो देखेगा x एंड y 2 वेरिएबल है, और यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल है z। तो इसके लिए यहाँ पे एक अलग से फ्रेम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमारा एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो गया, और ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा किसका, कैलकुलेट वाले मेथड का। तो यहाँ पे जो स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा वो भी 3 होगा। एक होगा यहाँ पे x के लिए, एक होगा y के लिए, और एक होगा z के लिए। तो x का यहाँ पे 10 होगा, y का 20 होगा, और z यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पे z हो गया, ये x को प्रेजेंट कर रहा है, ये y को प्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा है कैलकुलेट का, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखेगा कंपाइलर कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे रिटर्न करवा दिया z, मतलब यहाँ पे सम करवा के इसने रिटर्न करवा दिया है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब कैलकुलेट होगा तो ये रिटर्न करवा देगा। तो z की वैल्यू यहाँ पे आप बोल सकते हो कैलकुलेट होने के बाद कितनी हो गई होगी, इस वाले लाइन में 30। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 30। जब ये रिटर्न करवाया तो रिटर्न यहाँ पे हो गया कैलकुलेट में, मतलब जो भी ये मेथड से रिलेटेड ऑपरेशंस थे वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि जो वैल्यू चाहिए थी वो यहाँ पे इसको मिल गया। तो जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे हमारा बना था, उसको जो भी यहाँ पे मेमोरी मिली थी स्टैक में, वो सारा अब रिलीज हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट यहाँ से रिमूव हो गया। इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, मतलब एक स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया। फिर कंपाइलर आ गया अपने एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, जो कि है मेन मेथड का। यहाँ पे उसने क्या किया, c इक्वल टू कैलकुलेट ए भी करवाया है। यहाँ से जो रिटर्न हुआ था 30 रिटर्न हुआ था, तो c को असाइन हो गया 30। c को यहाँ पे असाइन कर दो 30 जब असाइन हुआ उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट हो गया मतलब आपका प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट आपको दिख गया। तो जैसे ही आउटपुट आपको दिखा उस केस में ये सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब रिलीज हो गया मेमोरी। तो जो भी स्टैक फ्रेम थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं। तो प्रोग्राम ऐसे ही चलता है हमारे स्टैक में। जितने भी मेथड्स होते हैं या जितने भी क्लासेस बोल सकते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा कोड सेक्शन में, और जो भी वेरिएबल्स यूज हुआ रहता है वो सारे के लिए मेमोरी मिल जाती है हमारे स्टैक में। और जैसे जैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वैसे वैसे यहाँ पे स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, और जब टास्क परफॉर्म हो जाता है तो स्टैक फ्रेम रिलीज हो जाता है, मतलब जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ रहता है वो रिलीज हो जाता है। और जैसे हमें आउटपुट आता है लास्ट वाला मेमोरी ब्लॉक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारा काम हो रहा है आपके कंपाइल टाइम में। इसी को आप बोल देते हो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन।
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि कितना मेमोरी कंज्यूम करवाना है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं या उसके थ्रू हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपका हो जाता है स्टैक का कॉन्सेप्ट। अगला आते हैं हम लोग हीप के बारे में। यहां पे जो भी मैंने कोड कर रखा है इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हीप हम लोग एक्चुअल में क्यों यूज करते हैं। हीप के पढ़ने के बाद हम लोग कंक्लूजन में आएंगे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। हीप में हमारा क्या है, आप बोलोगे कि हमने कंपाइल कर लिया, प्रोग्राम का आउटपुट भी आ गया। तो यहाँ पे सारे केस में हमने स्टैक को ही देखा और एक हमारा कोड सेक्शन था। हीप को हमने कभी नहीं देखा। हीप को आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे आपने पॉइंटर को बीच में नहीं लाया, यहाँ पे आपने न्यू कीवर्ड को बीच में नहीं लाया, इसीलिए यहाँ पे हीप पिक्चर में नहीं आया। लेकिन अब इसको पिक्चर में लाते हैं। जब हम लोग पॉइंटर को यूज कर रहे होते हैं वहीं पे हमारा पिक्चर में आ जाता है हीप। तो इसको भी एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सपोज हमने एक पॉइंटर बनाया इन टाइप का पॉइंटर बनाया, मतलब इसको भी जो मेमोरी मिलेगी वो इंट से रिलेटेड मिलेगी। तो सपोज यहाँ पे इंट है तो 2 बाइट की मेमोरी इसको मिलेगी, हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो मेमोरी ब्लॉक बनेगी वो होगा यहाँ पे स्टैक में। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे पॉइंटर को एक मेमोरी ब्लॉक मिल गया जो कि 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये इन टाइप का है और ये पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल मान के चलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, p इक्वल टू न्यू इंट 4। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो न्यू इंट 4 कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ एरे हमने बनाया है जिसका साइज 4 है, मतलब 4 वेरिएबल को ये प्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमने ले लिया न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे रन टाइम पे मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। और कितने मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, 4 ब्लॉक। तो यहाँ पे अब जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा वो होगा आपका हीप में। और ये किस टाइम पे होगा, रन टाइम पे। मतलब जब आपको प्रोग्राम रन कर गया है, रन टाइम पे यहां पे डिसाइड होगा कि मेमोरी कितनी मिलनी है और कहां मिलनी है। तो मेमोरी यहां पे मिल गया हमें हीप में, और ये 4 अलग अलग ब्लॉक है जो कि एरे के फॉर्म में है। तो न्यू कीवर्ड हम लोग जहां पे भी यूज करते हैं वहां पे हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पिक्चर में आता है। दूसरे वर्ड में जहां पे पॉइंटर आ गया वहां पे हम लोग रन टाइम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। तो रन टाइम में आपने देखा होगा कि क्लास भी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग न्यू कीवर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे रन टाइम पे हमारा मेमोरी ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे जो भी हमें टास्क परफॉर्म करवाना है वो करवा सकते हैं। मेमोरी यूनिट में कैसे काम हो रहा होगा, ब्लॉक तो बन गया हमारा। अब यहाँ पे जब प्रोग्राम आएगा इस पॉइंटर के पास तो वो देखा कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है किसी दूसरे मेमोरी ब्लॉक को, और ये मेमोरी ब्लॉक होगा आपका हीप से रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रोग्राम इस पॉइंट पे आएगा। प्रोग्राम आप कुछ भी बोल सकते हो, कंट्रोल बोल सकते हो, कंपाइलर बोल सकते हो। तो इस पॉइंट में आने के बाद जो भी टास्क करना है वो परफॉर्म कर लेगा। पॉइंटर एक्चुअल में क्या करेगा, इसका एड्रेस कंटेन करेगा। मैंने आपको बताया था रेफरेंस वेरिएबल या फिर कॉल बाय रेफरेंस। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस में जो वेरिएबल होते हैं वो पॉइंट कर रहा होता है किसी दूसरे वेरिएबल को। तो यहाँ पे जो P है ये फर्स्ट ब्लॉक की जो एड्रेस होगी उसको स्टोर कर रहा होगा। हो सकता है फर्स्ट ब्लॉक की जो एड्रेस है वो 1 2 3 है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 कंटेन कर रहा होगा। तो जब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो प्रोग्राम को ये 1 2 3 वाले एड्रेस में भेज देगा। यहाँ पे जब टास्क परफॉर्म होगा प्रोग्राम फिर वापस अपने स्टैक में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे टास्क परफॉर्म होगा तो क्या हीप मेमोरी रिलीज हो जाएगी? हीप मेमोरी रिलीज नहीं होगी, इसको हमें रिलीज करना पड़ेगा फोर्सफुली। और यदि हम लोग नहीं करते हैं तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मेमोरी लीक होगी,
मतलब मेमोरी का लीकेज होगा, वेस्टेज होगा मेमोरी का, क्योंकि जो टास्क परफॉर्म करना था वो हमने कर लिया, हमारा आउटपुट आ गया है, लेकिन चूंकि ये मेमोरी रिलीज नहीं हुआ है तो हमारा अननेसेसरी मेमोरी का लॉस होगा। तो इसको रिलीज करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कीवर्ड लेते हैं डिलीट, और यहाँ पे चूंकि एरे यूज कर रहे हैं तो एरे, और यहाँ पे ले लेते हैं पी पॉइंटर। तो ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। लेकिन यदि इसको यूज नहीं करते हम लोग यहाँ पे और सिंपली दे दिया पी इक्वल्स टू नल, तो कंट्रोल तो यहाँ आ जाएगा, इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो इसके पास नहीं जाएगा हिप में, वो यहीं पे रहेगा पी पे ही, लेकिन यहाँ पे मेमोरी का लीकेज हो रहा होगा। तो ये ना हो, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं और इसको फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बाद में यहाँ पे जब पी इक्वल्स टू नल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो ये मेमोरी ब्लॉक रिलीज हुआ और यहाँ पे पी इक्वल्स टू हो जाएगा नल। तो जब हमारा आउटपुट आ जाएगा तो ये भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ब्लॉक। तो इस तरह हम लोग यूज कर लेते हैं हीप को। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक वर्ड आ जाता है आपका मेमोरी लीकेज, जो कि मैंने आपको बता दिया हीप में, और एक हो जाता है स्टैक ओवरफ्लो, जो कि रिलेटेड है स्टैक से। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे यहाँ पे टास्क परफॉर्म होते हैं हमारा स्टैक बनते रहता है, मतलब स्टैक फ्रेम, और जैसे जैसे टास्क परफॉर्म होते चला जाता है स्टैक फ्रेम हमारा डिस्ट्रॉय होते चला जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो स्टैक का साइज है या फिर पूरे मेमोरी यूनिट का जो साइज है वो फिक्स रहता है। अब यहाँ पे मल्टीपल टास्क सपोज परफॉर्म हो गया, इतने टास्क परफॉर्म हो गए जितना इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वहीं पे आपका हो जाता है स्टैक ओवरफ्लो। वहां पे आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा होता है, प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा आपका। तो यदि आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए स्टैक ओवरफ्लो, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो, और साथ ही यहाँ पे मेमोरी लीकेज भी बता सकते हो। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका मेमोरी यूनिट का। तो स्टैक एंड हीप के बारे में आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने स्टैक एंड हीप के बारे में पढ़ा क्यों, हमें मेमोरी से क्या मतलब है, हम तो कोड कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी यूनिट में ये क्या हो रहा है इसे हमें जानने की क्या जरूरत, क्योंकि सारा काम तो कंप्यूटर ही कर रहा है। कंप्यूटर में भी सीपीयू सारा काम कर रहा है, जितने भी यूनिट है इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्या रोल है, मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप कोड को लिखते हो तो आप इस वे में नहीं लिखते हो कि हमें कोड लिखना है, आप ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोड लिखते हो। क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे प्रोसेस हुए, मेमोरी लीकेज का कॉन्सेप्ट आया, स्टैक ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आया, मेमोरी ब्लॉक बनने का कॉन्सेप्ट आया कि मेमोरी ब्लॉक कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वेरिएबल को कैसे मेमोरी ब्लॉक मिल रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको कोड लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे कोड लिख दोगे जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए जिसकी जरूरत भी नहीं थी, वहाँ पे क्या होगा, अननेसेसरी मेमोरी का लॉस होगा। इसलिए आप ऑब्जर्व भी किए होंगे, जब आप किसी कैंपस ड्राइव में बैठते हो तो वहाँ पे आपको एडिटर दिया जाता है कोड लिखने के लिए। जब आप उसको कंपाइल करते हो तो वहाँ पे बोलता है कि इट्स टेकिंग टू मच टाइम, प्लीज ऑप्टिमाइज योर कोड। वहाँ पे क्यों बोलता है, वहाँ पे हम नेगेटिव हो जाते हैं कि यार कंपाइलर नहीं चला, वहाँ पे बहुत इशू आ रहा था, बार बार बोल रहा था कोड को ऑप्टिमाइज करो। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में क्या चेक करना चाह रहा है आपका, कि आपका कोड ऑप्टिमाइज करने की एबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि कोड ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा तो यहाँ पे अननेसेसरी मेमोरी का लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली वो आपका चेक करता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन की एबिलिटी है कि नहीं इसमें। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक चीज़ और है कि ये चीज़ें हम लोग पहले ही क्यों पढ़ते हैं। वैसे स्टैक वाला कॉन्सेप्ट आएगा जब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाले टॉपिक हम लोग पहले ही क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो एरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कोड लिखते टाइम, कि मेमोरी में किस तरह की चीज़ें चल रही होंगी या किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं और उससे रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।